अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा 88। आज हम शुरू करेंगे प्रोग्राम नाज़रीन इस सेगमेंट से कि अब ये खबर आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पीटीआई एक और एफआईआर दायर करने की बात कर रही है, दरख्वास्त है। होगी नाज़रीन, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब धरने से चल करके यूएन तक पहुंच रहे हैं। और फिर नाज़रीन बात अपने पर होगी, मीडिया पर होगी। कल से बहुत से लोग मीडिया से बहुत नाला हैं और उस पर बात करेंगे कि मोहम्मद एजेंसी में इतना बड़ा सान्या हुआ, हमने उस पर बात क्यों नहीं की। नाज़रीन बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की सियासत पर। काश हम कोई बड़ी सीरियस बात कर रहे होते हैं कि कौन सी पॉलिसी किस हुकूमत ने बनाई और पॉलिसी पे क्या डिबेट हुई, लेकिन उसके बरक्स हम देख ही रहे हैं। कल एक तमाशा लगा एक एफआईआर का और फिर एक ऑपोजिशन लीडर को हिरासत में लेने का और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया और जो एसएसपी थे वहां कराची में राउंडर, उनको कहा गया कि बरतरफ कर दिया गया। अगर हम ये कहते चले कि बरतरफ किया है, लेकिन यकीनन कुछ ही दिन में वो वापस लौट आएंगे। लेकिन बहरहाल आज हम बात करेंगे नाज़रीन कि पीटीआई में और ये जो हुकूमत वक्त है उसमें एक जो हम कहेंगे चपकलिश, लेकिन वो बात इतनी बढ़ती है, हर चैनल पर आती है और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। कहीं डंडा बरदार फोर्स नजर आती है, कहीं ये कहा जाता है, जरा सुनिएगा कुछ कलमात हुकूमत की तरफ से, की टांगे तोड़ेगा। खान साहब इस जुमले को गौर से सुन लें। अगर भूखतिया चौक से आगे आने की आपने कोशिश की, कोई पुलिस नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मुस्लिम लीग नून के मतवाले खालिस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आशिक आपकी टांगे तोड़ देंगे। नाज़रीन फिर भी आपने ये भी सुना कि कह दिया गया पीटीआई की तरफ से कि हम नहीं जाएंगे, राइवेंट प्राइम मिनिस्टर साहब के घर नहीं जाएंगे, तो वहां तक बात जाके रुकी नहीं। उसके बाद फिर भी काफी तू में हुई और आज पीटीआई के एक डिप्टी कन्वीनर है फरूख साहब, उन्होंने ये दायर करने की दरख्वास्त दी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ एफआईआर दायर किया जाए। उस एफआईआर में उन्होंने कहा कि मेरे लीडर के खिलाफ कुछ ऐसे कलमात बयान किए गए जिसके नतीजे में उनके अल्फाज हैं कि पूरे मुल्क में खौफ और हिरास पैदा हो गया। अब ये भी हम पूछेंगे कि खौफ और हिरास कैसे पैदा हुआ। ये भी हमें मालूम है कि ये जो बातचीत है, लड़ाई झगड़े, तानाबाजी दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन ये जो एफआईआर काटने की बात है, इसका मकसद क्या है? एफआईआर क्या पाकिस्तान की सियासत में एफआईआर की खेलें बन गई हैं? आपको मालूम है मुल्क का कौन सा लीडर है जिसके खिलाफ एफआईआर नहीं कटी हुई? मुल्क में मसले मसाइल बहुत हैं, लेकिन एफआईआर की बात जो कर रहे हैं, हमारे साथ फरूख साहब हैं नाज़रीन, जिन्होंने दरख्वास्त दी एफआईआर की, तो उनसे भी बात करेंगे। फिर राना मोहम्मद अफजल खान साहब हैं, एमएनए है फैसलाबाद से और पीएमएल का ताल्लुक है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में उवैस तौहीद साहब ने, जानी पहचानी शख्सियत है, लिखते भी रहे हैं और एनालिस्ट भी हैं, अपना प्रोग्राम भी कर रहे हैं कैपिटल टेलीविजन पे। आप सबको खुशामदीद। तो आपसे शुरू करते हैं फरूख साहब, ये बताइएगा कि ये आपने लिखा, ये जो दरख्वास्त दी है, इसका मकसद क्या है? देखें, जिस तरह आपने अपने शो के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर ये बात बताई है कि हुकूमती अरकान जो इमरान खान साहब, हमने एहतजाज शुरू कर रखा है पनामा के ऊपर, जो इंकशाफात सामने आए हैं कि वजीर आजम का एहतसाब होना चाहिए, ये हमारा जमहूरी और आईनी हक है। लेकिन उसके ऊपर बदले में बजाय हुकूमत जो है वो संजीदगी दिखाए, को टीओआर के ऊपर आए, कमीशन बनाए या पार्लियामेंट के अंदर आके उसका जवाब दें, वो ये कह रहे हैं आस्तीने चढ़ा के कि भाई आप अगर सड़कों पर आए तो हम आपकी टांगे तोड़ देंगे, या इमरान खान की रब्बे काबा की कसम आबे शेर अली साहब कहते हैं कि हम इमरान खान की जात को खत्म कर देंगे, सियासत जो है वो उनकी सियासत भी खत्म हो जाएगी।
तो मैं समझता हूं कि हमारे पास बिल्कुल ये हमारा जमहूरी और आईनी हक है कि हम जो है कानून के मुताबिक जो है इसके ऊपर कार्रवाई करें, और उसी चीज को लेकर आज जो है वो हम सीपीओ साहब के पास गए हैं अपनी दरखास्त लेके कि ये जो धमकियां लगाई जा रही हैं दिन दिहाड़े बबांगे तोहल मीडिया के ऊपर आके, मैं समझता हूं इससे आप हुकूमत क्या साबित करना चाहती है? इश्तियाल अंगेजी पैदा करना चाहते हैं, खौफ व हरास पैदा करना चाहते हैं। यही काम इन्होंने फैसलाबाद में नवल्टी पुल के ऊपर किया था, यही काम इन्होंने गुजरांवाला लॉन्ग मार्च के ऊपर पत्थर बरसाए थे। अच्छा, इससे पहले मैं नहीं फारूक साहब एक मिनट, इससे पहले कि मैं पीएमएलएन से उनका मौक़िफ़ लो, आप ये बताइएगा कि आपने इसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो इसमें कुछ बोले नहीं, खुद डायरेक्टली आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को कसूरवार ठहराया। देखें, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का वजीर आबिद शेर अली जो उनका भांजा भी है, वो आके जो है वो खुलेआम धमकियां लगा रहा है, वो कह रहा है जी पत्थर बरसाएंगे, इमरान खान की जात को खत्म कर देंगे। तो मुझे बताएं कि इसके ऊपर तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ही पीछे उनकी मां पे हो रहा है ना। एहतसाब की बात प्राइम मिनिस्टर की हो रही, आबिद शेर अली की नहीं हो रही। आबिद शेर अली साहब को फिर क्या तकलीफ है, वो घर पे बैठे, जैसे पहले मुशर्रफ दौर के अंदर घर के अंदर अलमारी में छुप गए थे, नवाज शरीफ का दफा कर दें, वो उस वक्त बाहर नहीं आए थे। इन्हीं लोगों ने जो है वो कुलसूम नवाज के लिए अपने घर के दरवाजे भी नहीं खोले थे। ये धमकियां जगा के किसी और को लगाएं, गीदर भभकियां जाके किसी और को लगाएं। तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी हुई। नहीं, लेकिन मरियम नवाज साहबा तो कह चुके हैं, मेरी ट्वीट में आप देख भी रहे होंगे नाज़रीन ट्वीट्स, उन्होंने ये भी कहा कि ये पॉलिसी है, मेरा ख्याल है हम पीएमएलएन से ही पूछते हैं। तमीज ये अफजल खान साहब, ये क्या ये जरूरत है पीएमएलएन को इस तरह की बात करने की? डंडा बरदार कह रहे हैं जी हम तैयार करेंगे फौज, फिर आज भी दिखाया गया चैनल्स पे कि लाहौर में भी डंडा बरदार लोग निकल आए, कुछ फैसलाबाद में। इन बातों से, इन हरकत से हासिल क्या पीएमएलएन को? देखिए, हम एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारे बेशुमार लोग हैं और मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन मैं ये रिएक्ट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमने पीटीआई के ख़िलाफ़ किसी मामले के ऊपर पहल नहीं की। हम चाहते थे कि ये भी संजीदगी के साथ अपने, इनको एक सूबे की हुकूमत मिली है, उसके अंदर डेवलपमेंट करें और पाकिस्तान की खिदमत करें, लेकिन इनको शायद अपने सूबा इनको छोटा पड़ रहा है और इनको पंजाब की बहुत ज़्यादा फ़िक्र है और ये यहाँ आके मुदाखलत करते हैं, बदतमीज़ी की सियासत करते हैं। तो फिर हमारे बहुत सारे लोग हैं वो अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक वो रिएक्ट करते हैं। तो ये तो फिर अगर इनको जमहूरी हक है कि ये जो मर्जी करें, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो हक इनको हमारे वर्कर्स को भी दे देना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा, तो ये बताएं उवैस के जी, एक सेकंड उवैस, ये बताइएगा कि एक को हक है तो दूसरे को रद्द अमल का हक है, तो बस फिर इस हकी हक में पूरी कौम के सामने ये तमाशा, और उससे इम्पोर्टेंट ये कि जो असल इश्यूज हैं उनसे तो आप हट जाते हैं, मतलब ये जी बिल्कुल नसीम, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। बात ये है कि देखिए, जो राना अफजल साहब बात करें, एक बड़ी सियासी जमात है, हम भी मानते हैं बड़ी सियासी जमात है, उसके साथ साथ हुक्मरान जमात है। जब हुक्मरान जमात होगी तो जिम्मेदारी मज़ीद आयद होती है कि वो हुक्मरान जमात की तरह रवैया इख्तियार करे, बिहेव करे, ना कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात की तरह। दूसरी जानिब आपने ट्वीट का जिक्र किया, देखिए मरियम नवाज साहिबा का आया है कि जी रिस्ट्रेन दिखाएं और बहुत ही मुश्तइल ना हों, और फिर इसी तरह पीटीआई की जो आला क़यादत है उन्होंने कहा कि जी हम धरना जो दे रहे हैं उनके घर के सामने नहीं, घर पे तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, 4-5 किलोमीटर दूर करेंगे जाती उम्र से। लेकिन अगर इनकी आप नीचे जो लेवल पे जो आप ज़बान सुने, वो तो वारपात पे है। इसका मतलब है झगड़ा तो बिल्कुल लिखा हुआ है कि जब ये होगा गुजरांवाला के अंदर, जैसे आपने भी फरमाया कि एक जानिसार फोर्स बन रही है, एक डंडा बरदार फोर्स बन रही है, ये रिस्ट्रेंट की बातें तो नहीं है। बात तो सीधी सीधी थी, पनामा लीक्स की तहकीकात की शफाफ तफ्तीश वो कहीं पीछे चली गई। आप देखिए फाटा रिफॉर्म जो है वो कहीं पीछे चला गया, जो इश्यूज जो आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल पीछे चले गए। ये जो तमाशा है ये मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए। सीपैक का मसला है, जो नाजुक मामला थे उस पर बहस नहीं हो रही, उस पर लेजिस्लेशन नहीं हो रही। हम समझ रहे थे कि नसीम कि पनामा लीक्स, हमारा आपका ये तासुर था कि पनामा लीक्स का जब मामला उठा और कज़िये ने सर उठाया तो हम सोच रहे थे कि जो बुनियादी इस्लाहत होंगी वो होंगी, वो तो कहीं पीछे गई। अब ये मामला जो है जी उवैस, वेरी क्विकली मुझे बताएं कि अगर
मीडिया इन चीजों, एक तो ये बताएं कि क्या ये मुमकिन है कि मीडिया ये जो इनकी खूब जबरदस्त आपस की तानाबाजी है और हुल्लड़बाजी अल्फाजी, इसको अगर हम छोड़ दें तो क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? और नंबर 2, क्या हम क्या छोड़ सकते हैं मीडिया इन बातों को? सिर्फ देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम और आप उसी मीडिया का हिस्सा हैं, और जहाँ पे इसके बहुत पॉजिटिव हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वहाँ इसके बहुत सारे मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। यानी कि हम जो मीडिया है वो वैसे तो बड़ा वाइब्रेंट है, लेकिन जो क्वालिटी में है कहीं ना कहीं वी आर फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक ट्रस्ट जो है लोगों के साथ वो भी ख़त्म हो गया। आप ये देखिए नसीम के जो मीडिया जो है वो मेरे ख्याल में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट पे थ्राइव कर रहा है, और शॉर्ट टर्म वो गेन्स हैं वही पॉलिटिकल लीडर्स के। तो ये दोनों इसका हिस्सेदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं मेरे ख्याल में नसीम जी। ये दोनों नाजरीन इसके जिम्मेदार हैं। चलो सब हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाजरीन इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बात यह कि मीडिया आइडियल नहीं है तो जो सियासतदान है वो भी आइडियल नहीं है। अब मीडिया क्या कोई सिराते मुस्तकीम पर चलाएगा इनको, या ये सियासतदान है इनकी जिम्मेदारी है कि माशरे को सीधे रास्ते पर, अपने को सीधे रास्ते पर चलाए? बहरहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि ये जो FIR की बात आज नहीं चढ़ी है, साथ साथ डंडा बरदार फोर्स की भी बात पुरानी है, फिर से हो रही है, फैसलाबाद के हवाले से, गुजरांवाला के हवाले से और लाहौर के हवाले से। और मरियम नवाज साहबा की ट्वीट्स की बात है। एक तरफ से वो लोगों को अपने कह रही हैं कि इश्तिहार अंगेजी की तरफ न जाएं, और वो फरमा रही हैं कि इमरान खान बेरोजगार हैं और वो फारिग हैं, तो इस वजह से उनकी बात पर ज्यादा कान न धरें। बहरहाल ये सब बातें हैं और हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये चीजें किसी बेहतरी की तरफ जा रही हैं? और दूसरा, हम साथ साथ मीडिया का रोल की भी बात करें तो हमें हामिद मीर साहब ने ज्वाइन किया, और नाज़रीन हमारे साथ गंडापुर साहब भी हैं, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे डॉक्टर तारिक कादरी के हवाले से। लेकिन मैं चाहूंगी कि फारूक साहब कुछ कहना चाह रहे थे PTI के। जी फारूक साहब फरमाइए। नसीम, मैं ब्रेक से पहले बात हो रही थी, हमारी आपको इल्म में हमारी तहरीक पुरअमन तहरीक है। 126 दिन के धरने के अंदर एक गमला नहीं टूटा उसके अंदर। मैं ये समझता हूँ ये PMLN जानबूझ के एक हिकमत अमली के तहत ये डंडा बरदार फोर्स और टांगे तोड़ने वाला और जान से मार देने वाली बातें करके मीडिया के ध्यान को असल इश्यू से डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। बात आज भी वही है कि पनामा के ऊपर जो इंकशाफात हुए हैं, वजीर आजम साहब के बच्चों के नाम वो प्रॉपर्टी है या नहीं, वो पैसा बाहर कैसे गया, उनके ऊपर कितना टैक्स अदा किया गया, क्या वो कौम की लूटी हुई दौलत का हिस्सा है या क्या मामला है, उनका आके जवाब दें कौम को। जो कौम आपसे हिसाब मांग रही है, आपका एहतसाब करना चाह रही है। और मैं ये बताता चलूं कि राणा साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात ये है कि जो पनामा का मामला है उसको आप जो है डंडा बरदार फोर्स के जरिए जो है नहीं रोक सकते। और राणा साहब बड़े यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े मोअज़्ज़िज़ बन के, इनके अपने खिलाफ फैसलाबाद की DCO नूरुल अमीन मेंगल की जो है वो इंक्वायरी है कि इन्होंने हॉस्पिटल ये एक सेकंड फारूक साहब, यहाँ पर फारूक साहब 1 मिनट, इन्होंने फारूक साहब जमीन के एक ऊपर कब्जा सेकंड, करके बाटा की फारूक साहब प्लीज बात सुनिएगा। फारूक साहब अगर आप बोलते जाएंगे इसका मतलब नहीं कि अब आप जरा सुनिएगा, मैं आपको ये दरख्वास्त कर रही हूँ कि ये इस तरह की बात के मुअज़्ज़िज़ बन के बैठे हुए हैं, आप पर्सनल अटैक्स ना कीजिए। आपकी जो बात है प्लीज कंटिन्यू विद व्हाट यू वांट टू से। आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ भी जो हकाइक की बुनियाद के ऊपर है, पंजाब हुकूमत की अपने DCO की इंक्वायरी रिपोर्ट है और FIR कटवाना हमारा कानूनी राइट है। अगर कोई हमें खुलेआम धमकियां लगाएगा तो उसके ऊपर जो है वो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे ना। हम इनकी तरह डंडे उठाकर या इनकी तरह हम लोगों के घरों के ऊपर हमले नहीं कर रहे। मॉडल टाउन के अंदर जो हुआ पूरी कौम ने देखा, ये बैरियर हटाने गए थे, तारुल कादरी के घर के बाहर 14 लोगों को मार के आ गए। वहां से अगर इन्होंने इब्तिदा करनी थी बैरियर हटाने की, जाते मॉडल टाउन के बैरियर। फारूक साहब देखिए ना, बात तो ये यहाँ इस हमाम में सभी नंगे, आप लोगों ने तो PTV पे भी अटैक कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ चले गए थे। शुक्र है खुदा का कि फिर आप लौट आए वापस। कोई कारकुन अगर मौजूद हो, किसी की कोई तस्वीर हो, आज तक साबित नहीं हो सका। इन्होंने 780A की दहशतगर्दी की दफात लगा के FIR काटी। आपके इतने पक्के कजन्स थे उस वक्त,
सर आपके कजिन से, बट बहरहाल इन प्रिंसिपल बात खुर्रम नवाज गंडापुर साहब उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ क्या 14 लोगों को मारना भी जमहूरी रवैया है? मुझे बताएं, ये तो बात नहीं वो तो नहीं वो तो वही बात हुई, वो बात से बात न निकाले, ज़ियाउल हक के मिशन को ही आगे बढ़ाया हुआ है इन्होंने। नहीं ये वो बात नहीं हो रही। वो जहां तक 14 लोगों की बात है, वो सब लोग यक जुबानों के कहते हैं, उस पर हर सूरत पर वो जो जुल्म है उसका इजाला होना चाहिए इंसाफ के दायरे कार में रहते हुए। लेकिन होना चाहिए, अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम लगे तो मुल्क के वजीर आजम का एहतसाब भी होना चाहिए। जैसे मेरे भाई अवैस ने बात की थी, ये हुक्मरान जमात हैं, ये हिज़्ब इख्तिलाफ का रवैया इख्तियार ना करें। तहरीक इंसाफ ने हमेशा पुरअमन जद्दोजहद की है, हमारे लीडर भी पुरअमन है और कारकुनान भी पुरअमन है। हम पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, हम जमहूरियत की मजबूती पर यकीन रखते हैं। लेकिन ये लोग पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बना देगा। देखिए नसीम जी ओवैस, आई एम ग्लैड कि आपने उनको इंटरप्ट किया। देखें फ़ारूक साहब की जो डिलीवरी है और जो अल्फाज का इस्तेमाल है वो भी तहजीब के दायरे में होना चाहिए। राना अफजल साहब इस वक्त बैठे हैं, वो अपना मौक़िफ़ दें और ये अपना मौक़िफ़ दें। देखिए बात यही है, ये जो मीडिया को आलेकार बनाया हुआ है कि यहाँ पर आके कैट फाइट करते हैं और ना कि जो शऊर जो इनको देना चाहिए अवाम की सफ़ों में, ये वो करें, स्टडी सर्कल्स करें जो एक सियासी एक माहौल बनाते हैं। 8 साल का जो तसलसल है नसीम, हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका पास तो रखें, उसको आगे किस तरीके से उस कल्चर को बढ़ाएंगे। अगर ऐसी ही बातें करेंगे तो फिर इनके जो अंदर जो रैंक्स एंड फाइल है उसके अंदर कैसे जमहूरियत का कल्चर जो है वो परवान चढ़ेगा। मेरे ख्याल में जो इस वक्त जो अल्फाज की जंग है, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन अगर ये मार्च होगा तो ये PMLN और इनके एक्टिविस्टों के दरमियान मतभेड़ के बहुत ज़्यादा ख़तरात इस वक्त जो है वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा होंगे। नसीम जी, कुछ नाज़रीन आप जैसे जानते हैं कि तारीख का भी ऐलान करने वाले इमरान खान साहब, जहां रायविंड की बात है और ये सुना जा रहा है कि 30 तारीख के हवाले से ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो ये जो बहुत पक्के कजन्स थे, बहुत मोहब्बत थी इनमें, वो पींगे चढ़ा रहे थे सियासी मिलके, अब वो खत्म हो गया है। और आपने देखा है कि ताहिरुल कादरी साहब अपने लगता है एक मुख्तलिफ रास्ते पर निकल गए। डॉक्टर शिरीन मजारी ने, जो तहरीक इंसाफ की एक बड़ी मरकजी लीडर हैं, उन्होंने डॉक्टर ताहिरुल कादरी के हवाले से कह दिया कि डॉक्टर साहब जो हैं वो गुलान हैं पाकिस्तान के, यानी कि वो ऐसे लीडर हैं टर्की के नाज़रीन जिनके बारे में कहा जाता है कि वो CIA की इमा पर आए और उन्होंने टर्की में जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ काम किया। लेकिन उससे दरकिनार सवाल हम ये उठाएंगे गंडापुर साहब से आज कि अब आप गंडापुर साहब आप ये सब छोड़ के, जबकि पाकिस्तान में वैसे इतने मसाइल हैं और आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, बलूचिस्तान की बात, इसकी बात, तो आप लोग जा रहे हैं UN में बात करने के जी स्टेट टेररिज्म पाकिस्तान में किया गया है। हम भी कहते हैं, आपसे बहरहाल बात हुई है प्रोग्राम में बार बार कि जो ताहिरुल कादरी साहब 14 लोगों का जो एक बेईमाना कत्ल है उस पर बात करते हैं, वो ठीक है। UN में जाके आपको हासिल क्या होगा भाई? ये आप ये क्या सियासी बस एक डेमोन्स्ट्रेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि 30 मिनट गुजर गए प्रोग्राम के, मुझे पहली दफ़ा आपने मौका दिया कि मैं बात करूं। एनीवेज, मैं पहली बात पे इसलिए कमेंट करना चाहूँगा, मुझे तो नहीं पता, राना अफजल साहब का तारुफ भी मुझे बाद में प्रोग्राम में लिया गया है कि ये राना अफजल साहब बैठे हैं। जब ये बात करें कि अमरीकन आ जाएंगे और तोरा बोरा बना देंगे तो वो तो बड़ी जायज़ बात है। आपके ये कोलीग को ये बहुत बुरा लगा कि PTI वाले जो भी साहब बैठे हैं उन्होंने जो फरमाया। मैं मॉडल टाउन से ना आगे चलूंगा और ना पीछे चलूंगा। बात यह है कि जब अपने मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा क्लियर कट आपको क्या एविडेंस चाहिए कि पुलिस अफसर टेलीविजन पे कह रहे हैं कि इनको पत्थर मत मारो, गोलियां मारो, और एविडेंस आपको क्या चाहिए? 14 लोग मर गए, 80 लोग जख्मी हो गए, प्राइम मिनिस्टर 2 साल हो गए उसके मुंह पे जिप लगी हुई है। ये गुड कॉप बैड कॉप का ड्रामा जो है खत्म होगा।
मरियम नवाज गुड कॉप खेलती हैं, एक ट्वीट कर देती हैं। वो शहजादी अगर हुक्म दे तो ये डंडा बरदार कल अपने घरों के अंदर घुसेंगे और 3 साल बाद नहीं निकलेंगे, बशर्ते कि वो हुक्म दें। एक तरफ वो शह देते हैं अपने वर्कर्स को, दूसरी तरफ मरहम लगाते हैं। आज तक 3 इश्यूज डिसाइड नहीं हुए। नंबर 1, कहां है लाहौर हाई कोर्ट जिसने वो बैरियर्स लगाने का ऑर्डर दिया था? क्यों खामोश है हाई कोर्ट लाहौर की, जिसके बैरियर्स को तोड़ा गया बगैर हुक्म के, जिसके हुक्म को पामाल किया गया, जिसके हुक्म को पांव तले रौंदा गया, जबकि मैंने अपने हाथ से टेलीविजन की आंखों के सामने वो ऑर्डर हैंड ओवर किया डीसीओ और उसके नुमाइंदों को। जब हमारा वक्त आता है तो हमको रेस्ट्रेंट हर कोई कहता है। जिसकी 14 लाशें गिरी हों उसको आप रेस्ट्रेंट का कहते हैं, और आप कहते हैं आबिद शेर अली की जबान देखें। ये वो पार्टी है जिसमें आबिद शेर अली के वालिद साहब फरमाते हैं कि राना सनाउल्लाह कातिल है, 13 कत्ल किए हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब आबिद चौधरी शेर अली झूठ कहता है। तो या तो आबिद शेर अली साहब एक झूठे फर्द के फर्जंद अर्जुमंद हैं, और अगर वो नहीं है तो वो एक कातिल के पार्टनर हैं इस कोलेशन गवर्नमेंट के अंदर। पहले गंडापुर साहब हमें जाना होगा। नाज़रीन, 2-3 बातें गंडापुर साहब ने अहम की। एक तो ये इस मुल्क में हर एक, और खास तौर पे जो सियासी अखाड़े में लोग हैं, कोई तो कातिल किसी को कह रहा है, कोई किसी को कब्जा ग्रुप का हिस्सा कह रहा है, कोई किसी के खिलाफ 50 FIR है। रोना तो ये इस मुल्क में कि ये सब होने के बावजूद, ये कहने के बावजूद कोई जो है कानून के दायरे कार में लोग नहीं आ पाते, और कानून के दायरे कार में नहीं आ पाते। कल जो आपने खेल तमाशा देखा वो भी कुछ वजह है, और हम तो बार बार अब यही बात उठा सकते हैं कि ये सही सिमत पे बात को लाया कैसे जाएगा। और जहां तक कादरी साहब का जाने का, ये 14 कातिल जो कत्ल हुए हैं उसको उठाने का ताल्लुक है, हम तो बार बार कह के थके। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल तो गंडापुर साहब से हम ये कह रहे हैं कि आप UN में जाके, आपको लगता है संजीदगी से आप समझते हैं कि UN में किसी ने ये बात आपकी सुननी है? आपको तो पाकिस्तान के अंदर रहकर ही इस पर फोकस रखना होगा। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, फिर अपना जो मीडिया है उस पर हम नजर दौड़ाएंगे, मोहम्मद एजेंसी की भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात ब्रेक में जाने से पहले ये हो रही थी कि ताहिरुल कादरी साहब आखिर UN में जाना चाह रहे हैं तो उनको हासिल क्या होगा, और सवाल यही है कि क्या ये हुकूमत को शर्मिंदा करने की कोशिश है, क्योंकि बिल्कुल यकीनी तौर पर ये कहा जा सकता है कि UN में या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी ने इस बात पर कान नहीं धरना। और साथ ये भी याद रहे नाज़रीन कि अब ये वो वक्त है जबकि पाकिस्तान पर अगर अपने ही लोग दहशतगर्दी यानी के रियासती दहशतगर्दी की बात करें तो क्या ये इस वक्त ये मौका ठीक है? हम ये नहीं कह रहे कि जो हुकूमत की तरफ से एक ज्यादती हुई है, जो इनकी जस्टिस नजफी की रिपोर्ट को छुपाया गया, इसको सामने नहीं लाया गया कि ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल इसके खिलाफ तगोदो करनी चाहिए। हम साथ हैं इनके डॉक्टर ताहिरुल कादरी के उस इशू पे, लेकिन UN में जाने पर इस वक्त जबकि पाकिस्तान इतने प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं ये जो है मोदी साहब, तो इस वक्त क्या ये मौका है कि पाकिस्तान को जाके UN में इस तरह से बात की जाए? ब्रामदाग मुफ्ती आपको मालूम है वो भी ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, नेशनैलिटी लेने की। तो ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये ताहिरुल कादरी साहब की जो मूव है ये शायद बहुत गैर मुनासिब है। गंडापुर साहब, चले आपने तो अपनी जजमेंट बता दी। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूं
कि जब बेनज़ीर साहिबा के कत्ल को यूनाइटेड नेशन से इन्वेस्टिगेट कराया गया तो वो तो प्योरली लोकल क्राइम था। इसी तरह स्कॉटलैंड बहुत यार्ड गलत से किया टीम था बुलाई सर। गई, वो प्योरली लोकल क्राइम था। जी बहुत गलत था जो बेनजीर भुट्टो साहिबा का किया था, बहुत गलत था। और वो तो कौम के साथ मजाक था, क्योंकि जो अंदर करने की जरूरत थी इन्वेस्टिगेशन, और हुकूमत रही भी पीपल्स पार्टी की, फिर भी उस पर कोई कंक्लूजन नहीं आई। लेकिन जो स्कॉटलैंड यार्ड वाली बात है, और वहां अगर एमक्यूएम की लीडरशिप की बात करें, मेरी अर्ज सुने कि जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, वो तो एक अल्ताफ हुसैन साहब लंदन से बात कर रहे थे ना, यहां जो बैठे हुए नारे लगा रहे थे पाकिस्तान मुर्दाबाद के, उनके साथ क्या किया हुकूमत ने। अच्छा, अब चले जाते हैं 1971 के बाद, जब भुट्टो साहब 72 में शिमला तशरीफ ले गए, तो जो कौमी लीडर्स होते हैं ना, जो सिर्फ गुल्लू भट्ट नहीं होते, जो कौमी लीडर होते हैं, भुट्टो साहब ने सारी ऑपोजिशन जमातों को बुलाया और उनको कहा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं मुज़ाकरात करने के लिए, हमारे इख्तिलाफात पाकिस्तान की सरहदों के अंदर हैं, जब मैं शिमला जाऊं तो मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन के जाना चाहता हूं, और लिहाजा आप सब मेरे साथ इस मामले पे खड़े हों। यह होती है लीडरशिप। काश कि ये जो डेलीगेशन में, जिसमें इनके पर्सनल कुक भी गए हैं और मालशी भी गए हैं, काश इस डेलीगेशन के अंदर ऐसे लोग होते जो पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी होती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी होती, और इसी तरह शेख रशीद साहब जिन्होंने बहुत काम किया हुआ है कश्मीर पे, इसी तरह जो पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जिनके 30-30 साल का तजुर्बा था कश्मीर प्रॉब्लम के साथ डील करने का। कश्मीर को लेके जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में, मौलाना फजल रहमान कहाँ है? जी गंडापुर साहब, आपने कुछ ऐसे नुकात उठाए, कुछ से हम इत्तेफाक करेंगे, मेरे ख्याल कुछ हुकूमत भी कर रही है और कुछ से इत्तेफाक नहीं करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये उस सवाल का जवाब नहीं जो हमने उठाया डॉक्टर ताहिरुल कादरी का यूएन जाने के हवाले से। लेकिन माजरत के साथ अब हमें बड़े अहम सब्जेक्ट पे शिफ्ट करना है। हम नाज़रीन इंतजार कर रहे थे, सलीम साफी साहब का उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। सलीम साफी साहब, ये गंडापुर साहब, ये कॉन्वर्सेशन फिर किसी और प्रोग्राम में जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मैं सलीम साफी साहब को पहले तो वेलकम करें और कहें कि हम आपको काफी देर से कोशिश कर रहे थे आपसे बात करने की। सलीम साफी साहब, कल हमने देखा और आपने भी देखा और आपने तनकीद भी की, और आप जिस प्रोग्राम में बैठे थे आपने तनकीद की और आपने कहा कि मोहम्मद एजेंसी तो लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इतना बड़ा सानिया हो गया। और फिर हमने आज देखा सोशल मीडिया पे बहुत बात हुई कि पंजाब के लोग हैं, पंजाब ही की बात करेंगे, अगर ये पंजाब में होता तो ये इस पर बात की जाती। तो बताइएगा बहैसियत एक सहाफी के पहले कि क्या करना चाहिए था। न्यूज में कवर हुआ, लेकिन ये जो इतना बड़ा सानिया था टॉक शोज में कवर नहीं हुआ। प्लीज योर टेक। देखिए नसीम, मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं समझता हूँ कि एक तो वालदा की दुआ होगी, और जो मेरी इज्जत और रिज़्क का जरिया और वसीला है वो मीडिया ही है। तो अपने रिज़्क और इज्जत के वसीले और जरिए को तनकीद का निशाना बनाना या उसको बुरा कहना, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जाहिर बात है कि बाज़ औक़ात जब अपने मीडिया का रवैया हम देखते हैं तो अपना आप भी मुजरिम नजर आता है। और अवैस तौहीद साहब आपके साथ बैठे हुए हैं। अब पिछले दिनों हम गिलगित बल्तिस्तान में थे और हम मीडिया के नुमाइंदों की हैसियत से हम मुजरिम के कटहरे में खड़े थे, और लोग हमारा इस बात पे मुहासबा कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, कि तुम लोगों के पास तो धरनों के ड्रामों के लिए वक्त बहुत है, तुम लोगों के पास तो शोबिस की खबरों के लिए वक्त बहुत है, लेकिन हमारी जिंदगी और मौत से मुताबिक इश्यूज के लिए आपके पास वक्त नहीं है। यही गिला बलूचिस्तान के लोगों का है, यही अंदरूनी सिंध के लोगों का है, यही जो है जनूबी पंजाब के लोगों का है, यही खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के लोगों का है। फिर हम ये जानते हैं इंसान की हैसियत से भी कि इस दुनिया में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा अहमियत है तो वो इंसानी जान है।
अब कल एक तरफ कराची का वाकया था जो काबिल अफसोस था, जिसके सियासी डायनेमिक्स भी है, लेकिन जाहिर बात है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि न ख्वाजा इजहार की जिंदगी को कुछ हुआ था और न राव अनवार की जिंदगी को कुछ हुआ था। तो अब दूसरी तरफ मोहम्मद एजेंसी में जो मेरे बाप दादा का इलाका है, वहां पे 36 जाने वो लोग शहीद हो गए। फिर उनके लिए न गवर्नर गया, न वजीर आला गया, न वजीर आजम गया, न आर्मी चीफ गए। आज फिर मुझे वो गवर्नर साहब ने फोन किया कि मैं तो आज जा रहा हूं, लेकिन पता है उनके जाने की सजा लोगों को क्या मिली कि उनके जाने की खातिर 2 तहसीलों में कर्फ्यू लगा दिया गया था। यानी आज वो लोग अपने फातेह वगैरह के लिए भी ना जा सके क्योंकि साहब उधर तशरीफ ले जा रहे थे। और वो गवर्नर काम क्या करता है, वो यानी उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसका इख्तियार क्या है, वो वजीर आजम की चापलूसी के सिवा उसका कोई काम नहीं है। और वहां पे जो लूटमार जारी है वो उसकी एक उनकी नजरों के सामने ये सब कुछ होता है। तो ये इन लोगों की पहले से महरूमियां हैं। अब ये मीडिया कवरेज भी एक लिहाज से लोगों को ये मैसेज देता है कि ये रियासत, ये मीडिया उनको अहमियत देता है या नहीं। और ये सिर्फ पाटा के साथ नहीं हो रहा है। उस रोज आपने देखा कि शिकारपुर में जो वाकया हुआ, अब वो भी बहुत बड़ा वाकया था और बहुत बड़ी तबाही से लोग बच गए और कुछ लोगों ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई। लेकिन जाहिर बात है कि बड़े शहर जहां मीटर लगे हुए हैं, जहां से बिजनेस आता है, जहां से रेटिंग आता है, वहां पे तो चूहे की खबर को ज्यादा अहमियत मिल जाती है, वहां नाली की खबर को ज्यादा अहमियत मिल जाती है। और यहाँ पे लोगों की जिंदगी और मौत के मसले होते हैं, उनको कोई अहमियत नहीं मिलती। तो इसलिए मैंने कल अपने टीवी पे बैठ के खुद अपने चैनल पे भी तनकीद की। नहीं, मैंने सुना था जी। अभी भी आपने बहुत ही एक तफसीली मौक़िफ़ दिया है और मेरा ख्याल है कि इससे वैसे तो ही साहब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। वेरी क्विकली आप जरा, बहुत टाइम कम है, कमेंट कीजिएगा जो अभी सलीम साफी साहब ने बात की, फिर तफसीलन इस पर इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। वेरी क्विकली और कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप फाटा रिफॉर्म्स की बात करें, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात करें, सोशल इंटीग्रेशन क्या नहीं होगी। और पहले ही सेंस ऑफ डिप्रीवेशन, सेंस ऑफ एलिनेशन है जो हमारे स्मॉलर प्रोविंसेस हैं। और उसके अंदर आप देखिए कि नसीम, सिर्फ मुख्तसरन बात करूंगा कि इस वक्त मेन स्ट्रीम टीवी को बहुत बड़ा चैलेंज है कि 20 मिलियन फेसबुक अकाउंट होल्डर्स हैं, 5 मिलियन ट्विटर अकाउंट होल्डर्स हैं। वो इनके ऊपर आंखों की तरह रेडार लगाए बैठे हैं कि आप क्या कराची या लाहौर का ड्रामा दिखाएंगे, या जिस रोज ताहिरुल कादरी साहब तैयारे से निकल रहे थे या नहीं निकल रहे थे लाहौर में, आपने 6 घंटे उन पे फोकस किया और 20 मिनट 1 मिलियन लोगों का इनखला हुआ नॉर्थ वजीरिस्तान से बनू की तरफ, और उसके लिए सिर्फ आपके पास 20 मिनट थे। तो बहुत बड़ा चैलेंज है मीडिया के लिए और हमें अपने गिरबान में खुद रखना चाहिए। बेशक नाज़रीन, इस पे अब ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो इजाफी बात क्या की जाए। बिल्कुल दोनों जो हमारे कॉलीग्स हैं उन्होंने सही बात की और यकीनन ये सही बात के साथ साथ सही हमें कुछ अपनी प्रायोरिटीज भी बनानी पड़ेंगी। एक तरफ हमारे पास इस तरह की हुकूमत और इस तरह के सियासतदान हैं कि रोज ही एक अखाड़ा लगाए हुए होते हैं और पावर पॉलिटिक्स के जो लोग हैं वो भी अपनी एक गेम चल रही होती है, और दूसरी तरफ ये तमाम जो अहम नुकात हैं, अहम मसाइल हैं वो हैं, और फिर उससे बढ़ के जो आम शहरी हैं उनके जो मसाइल हैं। तो यकीनन गाहे बगाहे मीडिया को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और अपनी जो प्रायोरिटीज हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे अपनी जिम्मेदारी किसी हद तक पूरी करें। हमारी तरफ से इतना ही। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।